जय हिंद दोस्तों, आपका राजीव स्टडी सेंटर में स्वागत है। वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन को दबाएं। जय हिंद दोस्तों, आपका राजीव स्टडी सेंटर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के अंतर्गत जो कि वनडे एग्जामों में जीएस के रूप में जाना जाता है उसको पढ़ेंगे। और दोस्तों, आज का टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। तो दोस्तों, अपवर्तन के बारे में हमने पिछला वीडियो में चर्चा कर दिया था, तो आइए उससे आगे हम लोग चर्चा करते हैं। तो अपवर्तन के अंतर्गत अपवर्तन के नियम को पढ़ते हैं। दोस्त, अपवर्तन का नियम क्या है? दोस्त, मैं इसको वनडे एग्जाम के और 11-12 के तहत भी पढ़ा रहा हूं। तो दोस्त, इसलिए 10 तक अपवर्तन के नियम को नहीं दिया हुआ है, जिसमें स्नेल का नियम, इसमें बहुत सारी चीज आते हैं, पूर्णांतरिक परावर्तन क्या सब पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे। लेकिन 10 तक के एनसीईआरटी में नहीं दिया है, उसके ऊपर दिया है दोस्त। तो हम लोग साज जो कवर कर रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। तो अपवर्तन का पहला नियम कहता है दोस्त, जो कि परावर्तन का नियम था पहला, वही अपवर्तन का भी नियम है दोस्त। क्या नियम है दोस्त? मैंने बताया था कि जो एक कांच होगा जिस पर प्रकाश पड़ेगा वह त्रिविमीय होगा, और हवा का जो एरिया होगा, आयतन होगा, वो भी त्रिविमीय होगा दोस्त। तो त्रिविमीय का मतलब ये होता है कि प्रकाश के आने की जो सतह है, रास्ता है, बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन नहीं, अपवर्तन का नियम ये कहता है दोस्त कि जिस तल में प्रकाश की किरण आपतित होती है उसी तल में अभिलंब होता है दोस्तों, और उसी तल में प्रकाश का अपवर्तन भी होता है। इसका मतलब, अगर ये व्हाइट बोर्ड एक तल है दोस्त इस पूरे रूम के अंदर, तो रूम क्या है? त्रिविमीय एक जगह है, और इसमें इस तरह के व्हाइट बोर्ड को हम कई प्रकार से रख सकते हैं, तिरछा, सीधा, क्षैतिज। तो बहुत तरह के प्लेन इस स्पेस में संभव है। लेकिन जो ये व्हाइट बोर्ड उजागर खड़ा है धरती के, जमीन के, तो इस प्लेन में, इसी प्लेन में प्रकाश आई है, उसी प्लेन में अभिलंब बनाया गया है, और उसी प्लेन में ये प्रकाश का अपवर्तन हुआ। यही प्रथम नियम कहता है दोस्त। क्या प्रथम नियम कहता है? कि एक ही तल में प्रकाश का आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण होती हैं। प्रथम नियम हो गया दोस्त। सेकेंड नियम कहता है दोस्त कि जो आपतित किरण है, जो उसका अपवर्तन कोण है, इसको आई हम बोलते हैं, सॉरी, आपतन कोण है, इसको आई बोलते हैं, और जो अपवर्तन कोण है, अपवर्तन से बना है, वो आर होता है दोस्त। तो यह सेकेंड नियम कहता है कि आपतन कोण का साइन, जो त्रिकोणमिति में पढ़े हैं साइन, वही कह रहा है साइन आई समानुपाती होता है अपवर्तन के साइन का, साइन आर का दोस्तों, जब इसे आप सूत्र के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? समानुपाती हट जाता है और ये हो जाता है दोस्त साइन आई बराबर, कोई ना कोई कांस्टेंट लिखी जाती है। तो यहाँ कांस्टेंट को हम एन लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एन लिखा गया है, बताएंगे एन क्या है। और ये हो जाएगा आपका साइन आर दोस्तों, जब इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा साइन आई और बटा में साइन आर।
बराबर n दोस्त। ये जो आपको दिखाई दे रहा है दोस्त, ये सूत्र बन गया, इसी का नाम है दोस्त स्नेल का नियम। स्नेल का नियम दोस्तों, यहाँ पे जो n है उसे हम लोग अपवर्तनांक बोलते हैं, अपवर्तनांक। इसको हम लोग अपवर्तनांक बोलते हैं दोस्त। तो अभी हम समझेंगे अपवर्तनांक क्या होता है। तो आइए देखते हैं, आइए देखते हैं अपवर्तनांक क्या है दोस्त। देखिए, इसके नाम में ही इसका मतलब छिपा हुआ है। अपवर्तनांक मतलब अपवर्तन का अंक। दोस्त, हमने देखा कि जब कोई किरण प्रकाश एक माध्यम से सेकेंड माध्यम में चलती है तो अपने पथ से हट जाती है दोस्त। लेकिन क्या एक समान ही हटती होगी? अगर हवा से जाए कांच में जितना हटेगी, और वही हवा से पानी में जाएगी उतना ही हटेगी, या वायु से किसी द्रव में जाएगी उतना ही हटेगी? नहीं दोस्त, जैसा माध्यम होगा उसका विचलन भी उसी के हिसाब से होगा दोस्त। तो दोस्तों, जैसे हम किसी भी राशि को मापने के लिए विभिन्न तरह के मात्रक का प्रयोग करते हैं, विभिन्न तरह के अंक का प्रयोग करते हैं, वैसे ही जो ये माध्यम है, जो माध्यम में प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है, उस अपवर्तन को सटीक जानकारी के लिए कितना अपवर्तन हो रहा है, किस माध्यम में अपवर्तन ज्यादा किस में कम है, इसको पता करने के लिए एक अंकीय राशि यानी सूत्र का और एक मतलब बताया गया जिसका नाम अपवर्तनांक है दोस्तों। तो किसी भी माध्यम में प्रकाश का अपवर्तन का पता करने के लिए अपवर्तनांक का प्रयोग करते हैं दोस्त। अपवर्तनांक को हम n से इंडिकेट करते हैं, और वहां पे वही n था दोस्त। और कितना इसका मतलब दिया था? इसका मतलब आया था वहां पे स्नेल के नियम में साइन i बटा साइन r दोस्तों। देखिए दोस्त, यहां से देखिए दोस्त, जो प्रकाश की वेग होती है सबसे अधिक निर्वात में होती है दोस्त। कितनी होती है? 3.0 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड दोस्त। ये आप जानते होंगे इसके बारे में। कितना मीटर प्रति सेकेंड कहां होता है दोस्त? वो जो होता है निर्वात में होता है, और हवा में थोड़ा हवा कण आने के कारण इसकी स्पीड थोड़ी इससे कम हो जाती है, इससे कम हो जाती है दोस्त। जल में और कम हो जाएगी, कांच में और कम हो जाएगी दोस्त। जितने सघन में प्रकाश प्रवेश करेगा उसकी स्पीड कम होती जाएगी दोस्त। तो प्रकाश के अपवर्तनांक का गणना प्रकाश की वेग से समझाया गया है, और वो क्या होता है दोस्त समझने का प्रयास करें। तो देखिए दोस्त, प्रकाश का अपवर्तन दो माध्यमों में होता है, माध्यम एक माध्यम दो। माध्यम एक हवा है, माध्यम दो कांच है। माध्यम एक से माध्यम दो में प्रवेश कर रहा है दोस्त, तो इस प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। तो ध्यान दीजिए, इसका मतलब क्या होता है पर समझने का प्रयास करें। इसका मतलब होता है दोस्त, n का मतलब अपवर्तनांक हो जाएगा, लेकिन जो वहां पे अंक लिखा हो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा माध्यम दो का अपवर्तनांक, जो पहले वाला है। तो माध्यम दो का मतलब ये माध्यम है दो कांच वाला, तो इसका अपवर्तनांक 1 के सापेक्ष मतलब 1 के सापेक्ष दोस्त, जो हवा है उसके सापेक्ष, मतलब इसके संदर्भ में, इसके सापेक्ष, इससे तुलना करके इसके संदर्भ में बात किया जा रहा है। तो माध्यम दो का अपवर्तनांक माध्यम एक के सापेक्ष वही शो हो रहा है। ये लिखने का ढंग है दोस्त। तो इसको बोलेंगे आप
माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष कितना होगा दोस्त? तो माध्यम 1 में प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग, और ये है बटा में, ये भी प्रकाश का ही वेग है दोस्त, प्रकाश का वेग। तो ध्यान दीजिए कैसे याद रखेंगे इसको आप। तो जिसके सापेक्ष जिस माध्यम का अपवर्तनांक पूछेगा दोस्त, जिस माध्यम का अपवर्तनांक पूछेगा उस माध्यम में प्रकाश का वेग नीचे लिखा जाएगा, जिसके सापेक्ष पूछेगा ऊपर लिखा जाएगा दोस्त। तो एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्त, जब प्रकाश के वेग से अपवर्तनांक को हम नाप रहे हैं तो जिस माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है उसका वेग बटा में रहेगी और जो शेष बचेगा वह उसमें वेग ऊपर रहेगा दोस्त। तो ये बात ध्यान दीजिएगा। ये तो हो गया प्रकाश की वेग के हिसाब से अपवर्तनांक, और इसी को अब एनसीईआरटी में ऐसे लिखने का संकेत दिया है दोस्त, लेकिन पहले किताबों में ऐसे दिया होता था, आज भी शायद दिया होगा उन किताबों में। तो दोस्त इसका भी मतलब यही होता है, एक तरफ इस और उस बगल लिखा जाता था अंक, और इसका मतलब होता है देखिए यहाँ पे n के पास 2 है, यहाँ भी n के पास 2 है, तो 2 माध्यम का अपवर्तनांक n से दूर 1 है तो 1 के सापेक्ष, और n से दूर भी 1 है तो ये हो जाएगा दोस्त। तो ये दोनों मतलब एक ही है। इस मतलब का मतलब होगा कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है उसमें प्रकाश का वेग नीचे रहेगा, जिसके सापेक्ष निकालना है उसमें प्रकाश का वेग ऊपर रहेगा दोस्त। वही स्नेल का नियम भी कहता है साइन आई बटा साइन आर। तो जो साइन आई बटा साइन आर है दोस्त, स्नेल का नियम है। स्नेल का नियम भी वही कहता है कि जिस माध्यम में प्रकाश जा रही है, जिस माध्यम में प्रकाश जा रही है, प्रवेश कर रही है, उस माध्यम का अपवर्तनांक जिस माध्यम से होकर के आई है उस माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? तो साइन आई बाई साइन आर होता है दोस्त, साइन आई बाई साइन आर होता है। तो जो स्नेल का नियम है उसका सिंपल सा कथन है कि जिस माध्यम में उस प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है उस माध्यम का अपवर्तनांक जिस माध्यम से होकर आई है उसके सापेक्ष साइन आई बटा साइन आर होता है दोस्तों अगर इसी को थोड़ा सा हमको कन्वर्ट करना पड़ जाता, हमको उल्टा निकालना पड़ जाता, या हो सकता है निकालना, जैसे में पूछता n12 तो आप क्या करते? इसका तो मतलब ये हुआ ना कि एक माध्यम का अपवर्तनांक 2 के सापेक्ष, तो कुछ नहीं करना दोस्त, यह जो होता है 1 के बटा में n21 होता है दोस्त। और हमको पता है, अब ये भी पता हुआ है कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1 बटा, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब केवल होता है साइन आई बटा साइन आर दोस्तों। तो साइन आर कहां चला जाएगा? चला जाएगा ऊपर दोस्त, तो ये हो जाएगा साइन आर। तो स्नेल के नियम का उल्टा व्युत्क्रम क्या होता है? प्रथम माध्यम का अपवर्तनांक होता है दोस्त सेकेंड माध्यम के सापेक्ष, और स्नेल का नियम होता है सेकेंड माध्यम का अपवर्तनांक प्रथम माध्यम के सापेक्ष। ये बात थोड़ा सा अधिक से अधिक बार बार इस कॉन्सेप्ट को देख करके कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम लड़के कंफ्यूज होते हैं। तो इसका एक ही तरीका है इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कि इसको बार बार देखें और कंफर्म करें। तो आगे देखते हैं, ध्यान दीजिए। तो दोस्तों अगर कहीं पे केवल n लिखा हुआ है और यहाँ पे 2 लिखा है दोस्तों, यहाँ कुछ नहीं लिखा है, या कहीं पे n लिखा है 1 लिखा है, यहाँ कुछ नहीं लिखा है दोस्त, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ कुछ लिखा नहीं है, लेकिन इसका मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है दोस्त कि यहाँ पे निर्वात
इसका मतलब होता है, मतलब माध्यम 2 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष होता है, इसका मतलब होता है दोस्त। और दोस्त अगर इसको लिखना हो, चाहे इसको लिखना हो, N21 लिखना हो, और दोनों का इस माध्यम का भी निर्वात के सापेक्ष मान लीजिए N1, मतलब प्रथम माध्यम का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक मालूम हो, और इसमें जो है N2 हो, मतलब सेकेंड माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष मालूम हो, तो इसका तरीका एक और भी होता है, और वो होता है दोस्त N2 बटा में N1। जिस माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है वो ऊपर रहेगा, जिसके सापेक्ष कर रहा है वो नीचे रहेगा दोस्त। तो इस n के कई मान हो गए, इसका सूत्र ये भी हो गया, इसका सूत्र ये भी हो गया, इसका सूत्र ये भी हो गया दोस्त। ये बात ध्यान दीजिएगा, सभी सूत्रों को आपस में कंबाइन कर लीजिएगा और नोट बनाकर लिख लीजिएगा, क्योंकि ये सभी सूत्र एक जगह नहीं मिलते, किसी किताब में नहीं दिया हुआ एक जगह। तो दोस्तों मैंने इन सारे सूत्र को आपस में कंबाइन करके आपके सामने रख दिया, आप इसे नोट करके रख लें और इसको विधिवत ध्यान से दोहराते देखते रहे दोस्त, तो आपको किसी भी एग्जाम में जो मैं लिखा हुआ यहाँ पे कामयाब होगा, उपयोगी होगा दोस्त। आइए दोस्तों हम लोग इसमें आगे क्रांतिक कोण के बारे में पढ़ते हैं। क्रांतिक कोण क्या होता है, आप 9th 10th में इसको सुने होंगे। इसी को हम क्रिटिकल एंगल भी बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलना होगा तो ये देखते हैं क्या है दोस्तों। ये दोस्तों ये अविलंब है, ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है, ये कोई विरल है, ये कोई सघन है, तभी अवलंब तरफ झुक रहा है। तो दोस्तों हम ये देख रहे हैं कि जब विरल से सघन में जाता है तो अविलंब की तरफ झुक जाता है दोस्त। लेकिन दोस्त अगर यही यहां पे सघन होता और यहां पे विरल होता तो क्या होता दोस्त, इसको हम माध्यम 1 मानते, इसको माध्यम 2 मानते, तब क्या होता दोस्त, तब आप देखते कि ये प्रकाश किरण कोई जा रही है, आपतित हो रही है, तो इसे दूर हटती दोस्त, इसका रास्ता तो ये है, दूर हटती, ये निकल जाती दोस्त। इसका मतलब ये हुआ कि एक R का मान I से ज्यादा होता, ये I1 मान लीजिए, R1 मान लीजिए दोस्त। इस आपतित किरण को थोड़ा सा मैं और बढ़ा दूं, इसका मतलब ये हुआ कि I1 था और मैं कोण थोड़ा बढ़ा दिया, अब ये हो गया I2 दोस्त, थोड़ा सा कोण बढ़ गया, आपतन कोण बढ़ गया। तो आप समझ सकते हैं कि ये भी तो बढ़ेगा, क्योंकि इतना पर था प्रकाश यहां जा रही थी, R का मान ये हो रहा था, अब ये कोण और बढ़ गया, इसको मैं इधर और ला दिया, तो ये भी क्या करेगी, ये भी और दूर हटेगी दोस्त। और ये तो ये आपका R2 कोण बना रहा है दोस्त, ये आपका R2 कोण बना रहा है दोस्तों। ऐसे ही मैं एक किरण और लाऊं ऐसे बढ़ाते हुए, और इस किरण का नाम होगा I3। इस आपतित किरण का जो एंगल होगा वह I3 हो गई दोस्त। तो आप क्या देखेंगे कि ये R का मान भी बढ़ेगा दोस्त, और एक समय ऐसा आएगा कि R3 के लिए जो प्रकाश का अपवर्तन होगा दोनों माध्यमों के डिवाइडर से होकर जाएगा। डिवाइडर का मतलब ये होता है कि दोनों माध्यमों का जो तल है, दोनों माध्यमों के बीच का जो तल है उसे हम डिवाइडर बोल सकते हैं, दोनों माध्यमों को बांटने वाला तल। तो I3 एक ऐसा एंगल है जिस आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण कितना हो गया दोस्त, यदि इसको हम R3 बोलते हैं तो कितना R3 का मान आ गया, 90 हो गया दोस्त। क्योंकि आप जानते हैं कि यह विलंब है,
अभिलंब इस तल के लंबवत होता है दोस्त, यह भी 90 होता है, यह भी 90 होता है, तो यह 90, यह 90, यह 90 और यह भी तल 90 होगा दोस्त। तो हम देख रहे हैं कि I3 के लिए, मतलब I3 के लिए कितना R का मान आ गया, तो R का मान R3 हो गया और R3 का मान 90 हो गया दोस्त। तो ध्यान दीजिए, अपवर्तन कोण का आपतन कोण के जिस मान के लिए, मतलब आपतन कोण के जिस मान के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है, या आपतन कोण जितना होता है उतने आपतन कोण के साथ अधिप्रकाश का अपवर्तन दोनों माध्यमों के बीच से होकर के जाता है, तो उस समय जो आपतन कोण होता है उसी को हम लोग क्रांतिक कोण कहते हैं दोस्त। तो यही सी क्या हमारा है, तो सी जो है, यही सी जो है क्रांतिक कोण है दोस्त, क्रांतिक कोण है या क्रिटिकल एंगल है दोस्त। आगे बात समझ में आ गया होगा। तो इसी I3 को हम लोग सीख सकते हैं। फिर सुन लीजिए इसको, आपतन कोण का वह मान जिस मान के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है, या आपतन कोण का वह मान जिस मान के लिए प्रकाश का अपवर्तन दोनों माध्यमों के बीच से हो जाता है, उस समय आपतन कोण को ही हम क्रांतिक कोण कहते हैं। मतलब आपतन कोण को ही क्रांतिक कोण कहेंगे, बशर्ते उस समय आपतन कोण जो है 90 अंश का हो रहा हो दोस्त, तो स्थिति पैदा होगा दोस्त। तो जिस समय क्रांतिक कोण होता है आपतन कोण, उस समय अपवर्तन कोण 90 अंश होता है दोस्त। तो यहां से प्रश्न बनते हैं, क्या प्रश्न बनते हैं दोस्त, कि स्नेल का नियम क्या हो जाएगा, N21 कितना हो जाएगा दोस्त। तो आपने देखा है कितना हो जाएगा, तो स्नेल का नियम यही कहता है साइन आई, तो अब साइन सी हो जाएगा, क्योंकि क्रांतिक कोण हो चुका है, आई का मान सी हो चुका है दोस्त। अब बटा में साइन आर होता है, तो आर का मान कितना हो चुका है, 90 हो चुका है दोस्त। कितने इसकी वैल्यू आ जाएगी, केवल साइन सी हो जाएगा दोस्त, N21। समझ में आया मेरी बात, क्योंकि साइन 90 अंश मान 1 हो जाएगा, साइन सी बचेगा दोस्त। तो हमें केवल क्रांतिक कोण पता है, आपतन कोण का मान पता है, तो उसका हम साइन ले लेंगे और जो हमारा वैल्यू मिलेगा वही क्या होगा दोस्त, तो वह सेकेंड माध्यम का अपतनांक होगा प्रथम माध्यम के सापेक्ष। उल्टा निकालना हो, N12 निकालना हो दोस्त, तो क्या कर देंगे हम, आपको पता है 1 बटा में N21 कर देंगे, इसी का वितरण कर देंगे, कितना इसकी वैल्यू आएगी दोस्त, तो 1 बटा में साइन सी हो जाएगा, क्योंकि N21 का मान साइन सी है दोस्त। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। ये जो टॉपिक हमने पढ़ाया, इसके पहले जो पढ़ाया, काफी कंफ्यूजन क्रिएट करती है दोस्त, तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, हर नोट में इसको अलग अलग लिख करके नोट बनाइएगा, समझ में आ जाएगा दोस्त। इसको बार बार देखिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा दोस्त। तो हमने जितने अपवर्तन संबंधी कॉन्सेप्ट हो सकते थे, हमने सारे कॉन्सेप्ट को ट्राई किया। तो फिर अगले कॉन्सेप्ट में देखते हैं हम दोस्त, अगले वीडियो में देखेंगे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है दोस्त। फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद दोस्त।